राहुल चौरसिया आपका कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता या राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की वाणिज्य विभाग की, तो मैं कॉमर्स पेपर की कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि दिया है, यदि प्रतीपगमन गुणांक -0.8 है तथा -0.2 है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। तो जब इस तरह से प्रतीपगमन दिया हो तो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, r = √-0.8 इंटू -0.2। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा √0.16 मतलब 16, √0.16, और जब हम 16 का रूट करेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 का मतलब है आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये लिखा है, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए। आयकर का जो अग्रिम भुगतान होता है उसे हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। सुपरफास्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी से बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो यूनिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत का अर्थ है रेखाधिकारी द्वारा निर्देश का प्रेषण। यानी जब यूनिटी ऑफ कमांड होती है तो जो रेखाधिकारी होता है उसके निर्देश का प्रेषण करना, यानी आगे तक बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है। तो भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होंगी। इसके बाद एक प्रबंधक जो नियमों विनियमों के आधार पर कार्य करता है क्या कहलाता है। एक प्रबंधक जो नियमों विनियमों के आधार पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है, तो वो अफसरशाही नेता कहलाता है। ठीक है, हमेशा वो नियमों के आधार पर काम करता है तो वो एक अफसरशाही नेता कहलाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न है, स्टैटिक से समय उत्क्रमता परीक्षण संतुष्ट होता है, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट किससे संतुष्ट होता है। यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा, P01 × P10 और ये। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा 21, निर्णयन डिसीजन मेकिंग का कार्य है। यानी निर्णयन या डिसीजन मेकिंग का कार्य क्या है। तो डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा काम है सभी प्रबंधकीय स्तरों का। डिसीजन मेकिंग निम्न स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर सभी स्तरों पर होता है। तो यानी आपका आंसर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, कंपनी ने 1000 का ऋण पत्र 980 में खरीदा तो 20 रुपये का अंतर माना जाएगा। तो 20 रुपये का अंतर क्या माना जाएगा कि अगर कंपनी ने 1000 रुपये का ऋण पत्र 980 में ख़रीदा है तो ऋण पत्र शोधन पर ये लाभ होगा। ठीक है, ऋण पत्र शोधन पर क्या होगा, ये लाभ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। तो यदि एक कंपनी अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को आय मान लेती है तो वह वसूली अवधारणा का उल्लंघन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो प्रबंधकीय लेखांकन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर कॉमर्स की क्लास मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नियंत्रण एक प्रतिगामी क्रिया है। नियंत्रण एक प्रतिगामी क्रिया है, जी हाँ ये सही है। नियंत्रण समन्वय से संबंधित है, ये भी सही है। नियंत्रण एक
अग्रगामी प्रक्रिया है? नहीं, अग्रगामी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नियंत्रण बाद में होता है। नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे के से स्वतंत्र हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। ठीक है, नियंत्रण एक अग्रगामी क्रिया है, यह कथन गलत है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें आपको बताया गया है लागत लेखांकन का उद्भव हुआ है। लागत लेखांकन का उद्भव हुआ है वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रमाप लागत की कमियों को दूर करने के लिए। तो ये ए सही होगा, यानी जो वित्तीय लेखांकन की कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए लागत लेखांकन का उद्भव या जन्म हुआ है। अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? कार्य पर कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। तो कार्य निष्पादन जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुण क्रमबद्धता या मेरिट रेटिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें क्या लिखा है? श्रेणी के सभी मानों पर आधारित माप है। श्रेणी के सभी मानों पर आधारित माप है। तो सभी मानों पर आधारित माप जो आपकी होती है उसे हम प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। विचारावेश ब्रेन स्ट्रोमिंग का प्रयोग प्रबंध द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कार्यस्थल पर कार्य आवंटन हेतु, समस्या के समाधान के लिए विकल्प करने हेतु, अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन हेतु, कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट आपका आता है यदि x बराबर x माइनस एक्स बार तथा y बराबर y माइनस वाई बार है तथा युग्म पदों की संख्या n है तो आपको जो है सहसंबंध या r रिग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताना है। तो इसका सही फॉर्मूला होता है r इक्वल टू समेशन एक्स वाई रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ए सही हो जाएगा 31 में। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कारखाना लागत एवं कार्यालय उपरिव्यय या ऑफिस ओवरहेड के योग को क्या कहते हैं? तो जब कारखाना लागत और कार्यालय उपरिव्यय दोनों को जोड़ा जाता है तो उसे हम उत्पादन लागत या प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ये बताया गया है यदि ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्न में से कौन सी राशि क्रेडिट की जाती है? तो यदि ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्न में से कौन सी राशि क्रेडिट की जाएगी? तो आपका सी सही हो जाएगा, नगद अनुपात के गुणा द्वारा अर्जित लाभ का 2/3 ही इसे क्रेडिट किया जाता है क्योंकि 50% पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आ जाते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कौन सा संबंध सही नहीं है? तो कौन सा संबंध सही नहीं है? तो आपका इसमें डी जो है वो सही नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि मोड का फार्मूला z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ये सही है। उसके बाद अगर हम मीन को बाहर ले आएंगे तो ये 1/3 2 मीन प्लस z हो जाएगा, z इधर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम x को बाहर ले आएंगे तो 1/2 3 मीन माइनस z, ये भी सही हो जाएगा। तो यानी आपका जो डी है वो गलत है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। इसमें ये बताया गया है कि यदि आई 100 रुपये तथा सीमांत उत्पादन लागत MPC मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट 0.9 है तब राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आपका सी यानी 100 रुपये जो ये नेशनल इनकम होती है वही वृद्धि होगी। मार्जिनल कॉस्ट से इसका कोई संबंध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएंगे हम। किस पंचवर्षीय योजना में
कृषि के लिए आवंटित राशि का कुल योजना व्यय में प्रतिशत सर्वाधिक था। तो किस योजना व्यय में कृषि के लिए आवंटित राशि का व्यय सबसे अधिक था? तो वो था हमारा प्रथम योजना में, पहली योजना में कृषि को सबसे ज़्यादा जो है महत्व या व्यय उसके लिए किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसी से हमें पता चलता है कि भारत में मुद्रास्फीति है या नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक से हम भारत में मुद्रास्फीति को मापते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है? तो किसके अधीन कार्य करती है कापार्ट? 39 का हम देखेंगे आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कापार्ट कार्य करती है। उसके बाद बी, वर्गासन मापदंड संबंधित है। तो वर्गासन मापदंड किससे संबंधित है? तो ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो जो वर्गासन मापदंड था वो भारत में अर्थशास्त्र में कल्याण से संबंधित बताया गया था। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस, आपकी वीडियो ये कंप्लीट हुई। और इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। देन मैं नेक्स्ट ही बहुत जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।